तो रविवार की रात है। हम सब ने ना अपने फोन में सुबह के लिए कम से कम 3 अलग-अलग अलार्म सेट किए हैं। हाँ, एक से तो कोई उठता ही नहीं है। बिल्कुल। और कल सुबह 6 बजे उठना है, जिम जाना है, अच्छा हेल्दी खाना खाना है और अपनी जिंदगी का वो पेंडिंग प्रोजेक्ट शुरू कर देना है। दिमाग में सब कुछ एकदम सेट होता है। एकदम। ऐसा लगता है कि बस कल से तो एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन बुधवार की सुबह आते-आते क्या होता है? वही अलार्म बजता है और इंसानों से स्नूज करता है और वापस रजाई तानकर सो जाता है। सारी प्रेरणा, वो सारा मोटिवेशन अचानक हवा हो जाता है। ये बहुत ही जानी मानी कहानी है। हाँ ना? तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। ऐसा क्यों है कि लगभग हर इंसान इस मंडे मोटिवेशन वाले जाल में बार-बार फंसता है और फिर खुद को कोसता है? आज के इस गहन विश्लेषण में, जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। इन पर आधारित 3 बहुत ही विस्तृत समीक्षाएं और विश्लेषण हैं। और आज का मिशन भी बहुत साफ है। हाँ, इस पूरी चर्चा का मिशन एक बहुत पुराने मिथक को तोड़ना है। हम अक्सर सोचते हैं कि अनुशासन या डिसिप्लिन का मतलब है अपनी सारी खुशियां मार देना। जैसे कोई बिना भावनाओं वाला रोबोट हो। एकदम। या फिर खुद को सजा देना। लेकिन इन स्रोतों से हम ये जानेंगे कि अनुशासन कोई पाबंदी नहीं है। बल्कि ये सच्ची आजादी पाने का एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि बुधवार तक आते आते हमारी जो ये नई जिंदगी वाली योजना फेल होती है, हाँ। वो हमारी किसी क्षमता या टैलेंट की कमी नहीं है। अच्छा। हाँ, लोग सोचते हैं कि मुझ में ही कोई खोट है। हाँ। लेकिन असल में ये पूरी तरह से सिस्टम की कमी है। मतलब हम सिस्टम ही गलत बना रहे हैं। बिल्कुल। हम प्रेरणा यानी मोटिवेशन और अनुशासन यानी डिसिप्लिन को एक ही चीज मान लेने की गलती करते हैं। प्रेरणा महज एक भावना है। ये मौसम की तरह है, कभी बहुत अच्छी धूप खिली होती है और कभी अचानक बारिश होने लगती है। एग्जैक्टली। जब हम अपनी जिंदगी के बड़े बदलावों को सिर्फ प्रेरणा के भरोसे छोड़ देते हैं, तो हम खुद को फेल होने के लिए ही तैयार कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ना जैसे कोई शुगर रश के भरोसे मैराथन दौड़ने की कोशिश करें। वाह, ये बहुत सही उदाहरण है है। ना? जब इंसान कुछ मीठा खाता है तो अचानक से शरीर में ऊर्जा का एक तूफान सा आता है। लगता है कि अभी कोई भी पहाड़ तोड़ देंगे। लेकिन आधे घंटे बाद क्या होता है? इंसान पहले से भी ज्यादा थका हुआ महसूस करता है। प्रेरणा बिल्कुल उसी शुगर रश की तरह है। इसके उलट अनुशासन उस रोजमर्रा के पोषण या सादे खाने की तरह है, जो भली तुरंत कोई जादू ना करे। हाँ, लेकिन चुपचाप शरीर को अंदर से फौलाद बना रहा होता है। इन समीक्षाओं में एक जगह बहुत ही कमाल की बात कही गई है। क्या बात है वो? कि प्रेरणा समुद्र की लहरों की तरह है जो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन अनुशासन उस लंगर की तरह है जो इंसान की नाव को बड़े-बड़े तूफानों में भी स्थिर रखता है। बहुत गहरी बात है ये। लेकिन एक बात सोचिए, अगर मोटिवेशन इतना अस्थायी है, इतना धोखेबाज है, तो दुनिया भर में करोड़ों लोग दिन रात सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो क्यों देखते रहते हैं? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। हम सब उसी के पीछे क्यों भागते हैं? तो ये सवाल हमें सीधे मानव मस्तिष्क की गहराइयों में ले जाता है। इसका जवाब हमारे दिमाग की वायरिंग में छिपा है। अच्छा, वो कैसे? विकासवाद या एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग मुख्य रूप से 2 अलग-अलग हिस्सों के बीच की रस्साकशी है। 2 हिस्से? हाँ, पहला है हमारा प्रिमिटिव ब्रेन या आदिम दिमाग। इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ऊर्जा बचाना और तुरंत मजा या जिसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, वो पाना। मतलब जो अभी इसी वक्त अच्छा लगे। बिल्कुल। इसे कल की कोई फिक्र नहीं है, इसे बस आज का आराम चाहिए। और दूसरा हिस्सा है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे दिमाग का सीईओ है। ये भविष्य की योजनाएं बनाता है। ये समझता है कि फिटनेस क्यों जरूरी है, करियर क्यों जरूरी है। तो जब हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तब क्या होता है? तब होता क्या है कि जब इंसान थका हुआ होता है या बोर हो रहा होता है, तो प्रिमिटिव ब्रेन हावी हो जाता है। उसे मोटिवेशनल वीडियो देखना बहुत पसंद है, क्योंकि उससे डोपामाइन मिलता है। एकदम सही। वीडियो देखते ही दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है और बिना कोई असल मेहनत किए इंसान को ऐसा महसूस होता है कि उसने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है। अरे बाप रे, मतलब हमने कुछ किया नहीं पर दिमाग को लग रहा है कि हमने दुनिया जीत ली। हाँ, अनुशासन असल में हमारे उस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ताकत देने की प्रक्रिया है। इसका मतलब खुद को कैद करना नहीं है, बल्कि ये प्रिमिटिव ब्रेन की क्षणिक भावनाओं के चंगुल से आजाद होने का नाम है।
ये रात के 11 बजे फोन स्क्रॉल करने की उस इच्छा को हराकर किताब पढ़ने का विकल्प चुनने की आजादी है। बिल्कुल वही। तो अगर अनुशासन हमें ये आजादी देता है कि हम अपने सही विकल्पों को चुन सकें, तो फिर हम अपने ही लक्ष्यों को टालते क्यों रहते हैं? ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाली बात ना? हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालम टोल की जो ये बीमारी है, ये तो हम किसी को परेशान करती है। हर इंसान को। तो क्या इसका मतलब ये है कि लोगों के पास समय कम है या उन्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं आता? यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमारी स्रोत सामग्री इस बात को बहुत ही जोर देकर समझाती है कि टालम टोल समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट की समस्या बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में एक भावनात्मक समस्या है। हम किसी काम को इसलिए नहीं टालते क्योंकि हमारे पास उसे करने का समय नहीं है। हम उसे इसलिए टालते हैं क्योंकि उस काम को करने से जुड़ी जो भावनाएं हैं, जैसे बोरियत, डर, चिंता या ये ख्याल कि मैं इसे परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तो हमारा प्रिमिटिव ब्रेन उन नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहता है। एग्जैक्टली। टाल-मटोल असल में दर्द से बचने का एक मानसिक तरीका है। ये तो बहुत ही नया नजरिया है सोचने का। हाँ, और इस भावना को हराने का सबसे पहला और कारगर तरीका है अपना वाय, यानी अपना कारण ढूंढना। कारण ढूंढना। जर्मन दार्शनिक नीत्शे की एक बात यहाँ बहुत फिट बैठती है कि जिस इंसान के पास जीने का एक मजबूत कारण या वाय है, वो किसी भी तरह के कैसे को बर्दाश्त कर सकता है। रुकिए, 1 मिनट। क्या सच में ऐसा है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि क्या हर बार टालमटोल के पीछे कोई गहरा डर या चिंता ही होती है? कभी कभी तो इंसान महज आलसी होता है ना। जैसे अगर किचन के सिंक में झूठे बर्तन पड़े हैं और मैं उन्हें कल पर टाल रहा हूं, तो वहां कौन सा असफलता का डर है? वो तो बस आलस है ना। ये सोचना बहुत ही स्वाभाविक है कि वो महज आलस है, लेकिन आलस अक्सर किसी दूसरी भावना के ऊपर पड़ी एक चादर की तरह होता है। अच्छा। हाँ, बर्तन धोने वाले उदाहरण में वो डर नहीं है बल्कि बोरियत है। हमारा दिमाग बोरियत को भी एक खतरे के रूप में देखता है। अरे वाकई? बिल्कुल। और उससे भागकर किसी मजेदार चीज जैसे सोशल मीडिया की तरफ जाना चाहता है। तो बर्तन धोने में बोरियत है इसलिए हम फोन उठाते हैं। हाँ, लेकिन जब हम जिंदगी के बड़े कामों को टालते हैं, जैसे कोई बिजनेस प्रपोजल लिखना या कोई नई पढ़ाई शुरू करना, वहां क्या होता है? वहां अक्सर असली विलेन परफेक्शनिज्म और असफलता का डर होता है। इंसान सोचता है, अगर मैं इसे परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाया तो इससे अच्छा है कि अभी शुरू ही ना करूं। ओहो, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। हाँ, और मजेदार बात यह है कि जब कोई इंसान अपनी इन भावनाओं को साफ तौर पर स्वीकार कर लेता है। स्वीकार कर लेता है? कैसे? जैसे जब वो खुद से कहता है कि हाँ, मुझे ये रिपोर्ट लिखने से डर लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि ये अच्छी नहीं बनेगी, तो इस स्वीकारोक्ति से ही उस डर की ताकत आधी हो जाती है। भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें पहचानने से उन पर नियंत्रण पाना आसान हो जाता है। ये बहुत ही पावरफुल है। और यहीं पर स्रोत सामग्री में 2 मिनट के नियम का भी जिक्र आता है। हाँ, वो 2 मिनट का नियम बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। इसका सीधा सा फंडा है कि अगर किसी काम को करने में 2 मिनट या उससे कम का समय लगता है तो उसे अपनी टू डू लिस्ट में मत डालिए। उसे बस तुरंत कर डालिए। हाँ, चाहे वो किसी ईमेल का जवाब देना हो या अपनी डेस्क साफ करना हो। लेकिन यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि भावनाओं को समझ लेने और अपना वाय तय कर लेने के बाद भी उसे असल जिंदगी में लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, लागू करना तो हमेशा मुश्किल होता है। हाँ, यहीं पर इन समीक्षाओं में ऋतिक नाम के एक युवा की कहानी सामने आती है। ऋतिक की कहानी। ऋतिक दिल्ली का रहने वाला एक आम युवा था। उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे अपनी कंपनी शुरू करनी थी, डिजिटल मार्केटिंग में अपना नाम बनाना था। लेकिन उसकी असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि वो पूरी तरह से दिशाहीन था। फिर उसने इंटरनेट पर पढ़कर कुछ लक्ष्य तय किए, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, जो कि बहुत ही आम लक्ष्य है। हाँ, उसने दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में अपना गोल लिख दिया। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? सुबह अलार्म बजा और उसने फिर से सोना चुन लिया। तो सवाल ये है कि सिर्फ लक्ष्य तय करने से बात क्यों नहीं बनी? आप ही बताइए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऋतिक ने वही गलती की जो हम सब करते हैं। उसने सिर्फ लक्ष्य यानी गोल्स बनाए, लेकिन सिस्टम्स नहीं बनाए। लक्ष्य और सिस्टम्स? हाँ, लक्ष्य केवल ये बताते हैं कि आपको जाना कहाँ है, लेकिन सिस्टम्स वो रास्ते हैं जो आपको वहां तक लेकर जाते हैं। सही बात है। ऋतिक को जब ये बात समझ आई
तो उसने अपने 10 किलो वजन कम करने के बड़े पहाड़ को बहुत छोटे लगभग हास्यास्पद स्तर तक छोटे हिस्सों में बांट दिया। मतलब इतना छोटा कि मजाक लगे। हाँ। उसने सोचा मुझे 10 किलो वजन कम नहीं करना है, मुझे बस कल सुबह 15 मिनट जॉगिंग करनी है। यहाँ से आदत का लूप या हैबिट लूप शुरू होता है। ये लूप 3 चीजों से बनता है, इशारा, दिनचर्या और इनाम। इशारा, दिनचर्या और इनाम। बिल्कुल। ऋतिक ने क्या किया, उसने रात को ही अपने जॉगिंग शूज अपने बिस्तर के ठीक पास रख दिए। ये था इशारा। अच्छा। क्यों? सुबह उठते ही सबसे पहले उसकी नजर जूतों पर पड़ी और वो 15 मिनट के लिए बाहर चला गया। ये थी दिनचर्या। वापस आकर उसने एक अच्छे गर्म पानी के शावर का मजा लिया, जो उसका इनाम था। जब दिमाग को ये इनाम मिलता है तो वो इस पूरी प्रक्रिया को अगली सुबह फिर से दोहराना चाहता है। यार ये लक्ष्य और सिस्टम वाला जो फर्क है ना, ये बहुत गहरा है ना? ये ऐसा है जैसे लक्ष्य उस नक्शे की तरह हैं जो आपको मंजिल दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम्स उस गाड़ी के इंजन की तरह हैं जो असल में आपको उस मंजिल तक खींच कर ले जाते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। बिना इंजन के दुनिया का सबसे अच्छा नक्शा भी आपको 1 इंच आगे नहीं बढ़ा सकता। एकदम। और ऋतिक ने एक और कमाल की तकनीक का इस्तेमाल किया था। कौन सी? हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब ये है कि कोई बिल्कुल नई आदत बनाने की जद्दोजहद करने के बजाय अपनी किसी बहुत पुरानी पक्की आदत के साथ उस नई आदत को जोड़ देना। अरे हाँ, ये तो बहुत ही काम की चीज है। जैसे सुबह ब्रश करना तो हम कभी नहीं भूलते, वो तो आदत है ही। तो ऋतिक ने नियम बनाया कि जैसे ही वो अपना ब्रश स्टैंड में वापस रखेगा, वो तुरंत वहीं 5 पुशअप्स करेगा। वाओ! चूंकि ब्रश करने की आदत पहले से ही दिमाग में मजबूती से बैठी हुई थी, उसके साथ जुड़कर पुशअप्स करने की आदत भी आसानी से बन गई। बिल्कुल। और इन छोटे छोटे सिस्टम्स को बनाते हुए जो सबसे बड़ा जादुई बदलाव आता है, वो है इंसान की अपनी पहचान, यानी उसकी आइडेंटिटी का बदलना। आइडेंटिटी कैसे बदलती है? स्रोत सामग्री में इस बात पर बहुत गहराई से चर्चा की गई है कि हमें परिणामों या आउटकम्स पर ध्यान देने के बजाय अपने इनपुट्स और अपनी पहचान को बदलने पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा। ऋतिक ने यह सोचना बंद कर दिया कि मैं वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। इसकी जगह उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। ओहो, ये शिफ्ट बहुत बड़ा है। हाँ, जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आपके फैसले खुद ब खुद बदलने लगते हैं। एक स्वस्थ इंसान क्या करेगा? वो बर्गर के बजाय सलाद चुनेगा। क्या वो लिफ्ट का इंतजार करेगा या सीढ़ियां चढ़ेगा? सीढ़ियां चढ़ेगा। बिल्कुल। जब पहचान बदल जाती है तो अनुशासन कोई बोझ नहीं लगता, वो आपका स्वभाव बन जाता है। लेकिन यार, ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, असल जिंदगी में एक और बहुत बड़ी रुकावट है। कौन सी रुकावट? एक बेहतरीन सिस्टम तभी काम कर सकता है जब आपके पास उसे निभाने के लिए समय और ऊर्जा हो। ये तो है। हाँ? आज के इस डिजिटल युग में, जहां हर एक सेकंड में कोई नोटिफिकेशन बजता है, चारों तरफ से ध्यान भटकाने वाली चीजें हम पर हमला कर रही हैं, वहां अपनी ऊर्जा और फोकस को बचाना सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल। यहाँ स्रोत सामग्री में कुछ बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, जैसे परेटो सिद्धांत या 80-20 का नियम। हाँ, 80-20 का नियम। ये नियम कहता है कि हमारे 80% परिणाम हमारे केवल 20% प्रयासों से आते हैं। यानी हमें यह पहचानना होगा कि वो कौन से 20% काम हैं जो असल में फर्क पैदा कर रहे हैं। इसके साथ ही कैल न्यूपोर्ट का डीप वर्क का सिद्धांत भी है, यानी बिना किसी भटकाव के, बिना फोन देखे, पूरी एकाग्रता के साथ काम करना, जो कि आज के टाइम में बहुत रेयर है। और इन सब के लिए सबसे जरूरी है ना कहने की कला। लेकिन मेरा एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। पूछिए। आज के वर्किंग कल्चर में, जहां हर बॉस ये उम्मीद करता है कि उसके ईमेल या स्लैक मैसेज का जवाब 5 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए, हाँ, तुरंत रिप्लाई चाहिए सबको, वहां कोई इंसान डीप वर्क कैसे कर सकता है? ये तो अपनी नौकरी दांव पर लगाने वाली बात हो गई ना। ये आज के समय की शायद सबसे बड़ी और वास्तविक चुनौती है। आप हर समय दुनिया से कटकर नहीं रह सकते। तो इसका क्या हल है? इसीलिए स्रोत सामग्री में इसका जो समाधान दिया गया है वो है टाइम ब्लॉकिंग और डिजिटल मिनिमलिज्म। टाइम ब्लॉकिंग? टाइम ब्लॉकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन के लिए गायब हो जाएं। अच्छा। इसका मतलब है अपने दिन के कुछ छोटे हिस्सों को, शायद सिर्फ 1 या 2 घंटे को, एक विशिष्ट गहरे काम के लिए ब्लॉक कर देना और उस दौरान बाकी सब बंद कर देना। ये किया जा सकता है। जब आप अपना समय पहले से ब्लॉक कर लेते हैं तो आपका दिमाग डिसीजन फटीग, यानी बार बार छोटे छोटे फैसले लेने की थकान से बच जाता है। आपको सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करूं, क्योंकि कैलेंडर आपको बता रहा होता है। और वो जो डिजिटल मिनिमलिज्म की बात है ना, उसमें फोन को सिर्फ दूसरे कमरे में रखना ही नहीं,
बल्कि स्क्रीन को ग्रेस्केल मोड पे सेट करने की बात भी बहुत कमाल की है। ग्रीस्केल मोड सच में बहुत असरदार है। ना? फोन की स्क्रीन असल में एक स्लॉट मशीन की तरह डिजाइन की जाती है। वो लाल रंग के नोटिफिकेशन बैज, वो चमकते हुए रंग, ये सब हमारे दिमाग में डोपामाइन ट्रिगर करते हैं। बिल्कुल। जब आप फोन को ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं तो वो अचानक से बहुत बोरिंग हो जाता है और आपका दिमाग खुद ही उसे किनारे रख देना चाहता है। ये तो एक हैक हो गया अपने दिमाग के लिए। हाँ, इसके साथ ही एक और बात जो मुझे इस विश्लेषण में सबसे जरूरी लगी वो ये है कि समय से ज्यादा अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करना जरूरी है। किताब में ऊर्जा के 4 आयाम बताए गए हैं: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। और ये चारों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। वो कैसे? देखिए, शारीरिक ऊर्जा आपकी नींद और आपके खाने से आती है। मानसिक ऊर्जा डिसीजन फटीग से बचने से आती है। भावनात्मक ऊर्जा का मतलब है कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं। क्या वो आपको प्रेरित करते हैं या आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और आध्यात्मिक ऊर्जा का सीधा संबंध आपके उस वाय से है जिस पे हमने पहले बात की थी, जो हमारा मकसद है। हाँ, अगर आप दुनिया की हर गैर जरूरी चीज को हाँ कहते रहेंगे, चाहे वो कोई फालतू की मीटिंग हो या किसी और का काम, तो आपकी सारी ऊर्जा दूसरों के लिए खर्च हो जाएगी। एग्जैक्टली। जब आप बेवजह की चीजों को ना कहते हैं तभी आप असल में अपने लक्ष्यों और अपनी प्राथमिकताओं को हाँ कह पाते हैं। लेकिन चलिए एक और सच्चाई का सामना करते हैं। आप दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम बना लीजिए, टाइम ब्लॉकिंग कर लीजिए, अपनी ऊर्जा को बचा लीजिए, फिर भी एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ बिखर जाएगा। असफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये तो जीवन का नियम है। अनुशासन का ये सफर कोई सीधी सड़क नहीं है। जो व्यक्ति इन विफलताओं के बाद जो रवैया अपनाता है वही ये तय करता है कि वो भविष्य में अनुशासित रह पाएगा या नहीं। बिल्कुल। ऋतिक की कहानी में भी तो यही होता है। हाँ, ऋतिक की कहानी के अगले हिस्से में यही देखने को मिलता है। एक समय आता है जब ऋतिक बीमार पड़ता है, उसके प्रोजेक्ट की एक बड़ी डेडलाइन मिस हो जाती है और उसके वो सारे हैबिट लूप टूट जाते हैं। फिर वो क्या करता है? वो फिर से सुबह देर तक सोने लगता है और घंटों टीवी देखता है। आमतौर पर लोग यहीं हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ऋतिक ने ऐसा नहीं किया। उसने इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। यहाँ स्रोत में क्रिस्टन नेफ के आत्मकरुणा या सेल्फ कंपैशन के ढांचे का बहुत ही गहराई से जिक्र किया गया है। ये आत्मकरुणा वाला हिस्सा बहुत जरूरी है। इसका मतलब है खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त के साथ करते हैं जब वो फेल होता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बात समझ आती है कि परफेक्शनिज्म यानी हर चीज को हमेशा एकदम सही करने की चाहत असल में अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, सबसे बड़ा दुश्मन? हाँ, परफेक्शनिज्म आपको ये भ्रम देता है कि अगर एक दिन रूटीन टूटा तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अनुशासन का मतलब कभी ना गिरना नहीं है। अनुशासन का मतलब है गिरकर फिर से उठने की क्षमता, जिसे हम लचीलापन या रेजिलियंस कहते हैं। लेकिन यहाँ एक शंका पैदा होती है। क्या शंका? क्या आत्मकरुणा या खुद के प्रति दयालु होने का मतलब खुद को बहाने बनाने की छूट देना नहीं है? लोग अक्सर यही सोचते हैं। मेरा मतलब है, अगर कोई इंसान फेल होता है और खुद से कहता है कि अरे कोई बात नहीं यार, होता रहता है, तो क्या वो जाने अनजाने में अपने स्टैंडर्ड्स नहीं गिरा रहे? क्या ये अनुशासन के मूल विचार के खिलाफ नहीं चला जाता? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो लोगों को आत्मकरुणा के बारे में होती है। लोग सोचते हैं कि खुद को कठोर सजा देने से, खुद को आईने के सामने खड़े होकर कोसने से वे बेहतर बन जाएंगे। हम तो बचपन से ही सुनते आए हैं। हाँ, लेकिन मनोविज्ञान कुछ और ही कहता है। बहुत ज्यादा कठोर सेल्फ क्रिटिसिज्म इंसान के आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर देता है और अंततः बर्नआउट का कारण बनता है। ओहो। आत्मकरुणा कोई कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। इसका मतलब अपनी गलतियों पर पर्दा डालना या उन्हें नजरअंदाज करना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि इसका मतलब है बिना अपराध बोध या गिल्ट के उन गलतियों का विश्लेषण करना। जरा सोचिए, जब ऋतिक फेल हुआ तो उसने खुद को गालियां नहीं दी। उसने खुद से कहा, हाँ, मैं इस बार असफल रहा, मेरा रूटीन टूटा, ये तकलीफदेह है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मैं इससे क्या सीख सकता हूँ ताकि अगली बार ऐसा ना हो? मतलब एक ऑब्जेक्टिव नजरिया। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति बिना खुद को नीचा दिखाए अपनी गलती को स्वीकार करता है तो वो बिना किसी भारी भावनात्मक बोझ के तुरंत दोबारा ट्रैक पर लौटने के लिए तैयार हो जाता है। वाओ। क्रिस्टन नेफ का ढांचा हमें यही सिखाता है
कि सजा देने से डर पैदा होता है, बदलाव नहीं। बदलाव हमेशा खुद को समझने और अगली बार बेहतर करने की ठानने से आता है। तो इस पूरी चर्चाओं को अगर हम एक जगह समेटें, इन तीनों विस्तृत समीक्षाओं और ऋतिक के पूरे सफर को देखने के बाद जो सबसे अहम बात उभर कर सामने आती है वो ये है कि अनुशासन कोई मंजिल या डेस्टिनेशन नहीं है जिसे आप एक दिन पा लेंगे हाँ, और फिर जीवन भर आराम से बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये एक आजीवन चलने वाली यात्रा है। बिल्कुल सही कहा। ये सफर मेसी हो सकता है, इसमें बहुत सी गलतियां होंगी, कई बार आप गिरेंगे, लेकिन लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहना ही इसकी असली चाबी है। श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि असली सफलता एक आदत है। ये कोई लॉटरी नहीं है जो एक दिन लग जाएगी। स्रोत सामग्री में दी गई ये सारी रणनीतियां, चाहे वो प्रिमिटिव ब्रेन को समझना हो, मॉर्निंग रूटीन बनाना हो, अपने गोल्स को 2 मिनट के छोटे हिस्सों में बांटना हो, ना कहने की कला सीखना हो या असफल होने पर खुद के प्रति करुणा दिखाना हो, हाँ, ये सभी सिस्टम्स तभी काम करेंगे जब इनकी शुरुआत आज से हो। अगर कोई इंसान फिर से ये सोचेगा कि ठीक है, ये सब बहुत अच्छा है, मैं अगले सोमवार से इसे लागू करूंगा, तो यकीन मानिए वो फिर से उसी मंडे मोटिवेशन वाले लूप में फंस जाएगा जहां से हमने इस विश्लेषण की शुरुआत की थी। एकदम। और अंत में एक विचार जो हमें इन सभी बातों से मिलता है और जो बहुत ही गहरा है। क्या है वो विचार? ये सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी ही नज़र में हमारी इज्जत, हमारा अपना सेल्फ एस्टीम असल में इस बात से तय होता है कि हम खुद से किए गए वादे निभाते हैं या नहीं। वाकई ये बहुत गहरी बात है। स्तर पर खुद पर से भरोसा खो चुके होते हैं। हमें अंदर से पता होता है कि हम ये अलार्म बंद कर देंगे, लेकिन अगर आज इसी पल खुद से सिर्फ एक बहुत छोटा सा वादा किया जाए, शायद सिर्फ इतना कि आज रात सोने से पहले मैं फोन देखने के बजाय एक किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़ूंगा, या कल सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करूंगा। हाँ, और अगर उस वादे को पूरा किया जाए तो वो एक छोटी सी जीत इंसान के दिमाग की पूरी वायरिंग को कैसे बदल सकती है। वो एक जीत आपको एहसास दिलाती है कि आप अपने खुद के फैसलों के मालिक हैं। तो आज का वो पहला सबसे छोटा वादा क्या हो सकता है?